तो हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का गृह शिल्प, जिसमें हमारा दिया है पार्ट 1 में स्वास्थ्य। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। तो चलिए, इसमें दिया हमारा स्वास्थ्य, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, स्वास्थ्य के बारे में। तो चलिए पढ़ते हैं हम। मामा देखिए, दरवाजे पर एक लड़का बैठा हुआ दरवाज़ा खटखटा रहा है। उसके पैर देखिए कितने पतले हैं, श्रुति ने अपनी मम्मी से कहा। एक लड़की है, उसका नाम श्रुति है, जो अपनी मम्मी से कह रही है, मामा देखिए, दरवाजे पर एक लड़का बैठा हुआ है, दरवाज़ा खटखटा रहा है। वो कह रही है कि माँ देखिए, दरवाजे के पास एक लड़का बैठा है जो दरवाज़ा खटखटा रहा है। वो कह रही देखिए माँ, इसके पैर कितने पतले हैं। जो श्रुति नाम की लड़की है वही कह रही अपनी माँ से। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। श्रुति की माँ ने जाकर दरवाज़ा खोला। अरे आदित्य, आप? ओहो, मैं तो भूल ही गई थी, आज पोलियो दिवस है। आओ आओ, मैं अभी छोटू को लाती हूँ, आप उसे पोलियो ड्रॉप पिला दें। तो जो श्रुति की माँ थी, उन्होंने दरवाज़ा खोला तो वो कहती हैं, अरे आदित्य, आप? ओहो, मैं तो भूल ही गई थी, आज पोलियो दिवस है। आओ आओ, मैं अभी छोटू को लाती हूँ, आप उसे पोलियो ड्रॉप पिला दें। तो चलिए आगे पढ़ते हैं हम। माँ ने अंदर से श्रुति के छोटे भाई छोटू को लाकर आदित्य से पोलियो की ड्रॉप पिलवाई। जो थी माँ, श्रुति के छोटे भाई, उसका जो छोटे भाई था उसका नाम छोटू था, उसे आदित्य से पोलियो ड्रॉप पिलवाई। आदित्य के जाने के बाद श्रुति ने माँ से पूछा, क्या आप इसे जानती हैं? जो श्रुति थी वो अपनी माँ से, आदित्य जो थे उनके जाने के बाद जो श्रुति थी वो अपनी माँ से पूछी, क्या आप इसे जानती हैं? आप नहीं जानती हैं इसे? यह आदित्य है, आपके मोहल्ले में रहता है, इसके माँ बाप बहुत गरीब हैं। जो श्रुति ने माँ से पूछा, क्या आप इसे जानती हैं? तो वही कह रही हैं, आप नहीं जानती हैं इसे? यह आदित्य है, पास के मोहल्ले में रहता है, इसके माँ बाप बहुत गरीब हैं। वह 10वीं कक्षा में पढ़ता है, बहुत ही होशियार है, अखबार बेचकर तथा इसी प्रकार के अन्य कार्य कर कर अपनी पढ़ाई का खर्चा चलाता है। आज पोलियो दिवस है, 5 वर्ष के सभी बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाई जानी है। आदित्य भी पिछले 2 वर्षों से अपने रिक्शे पर घर घर जाकर छोटे बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाता है। जो श्रुति की माँ है वो श्रुति को समझा रही हैं कि अरे तुम नहीं जानती हो इन्हें, यह आदित्य हैं, हमारे पास के मोहल्ले में रहते हैं, इनके माँ बाप बहुत गरीब हैं, और ये आदित्य हैं वो 10वीं कक्षा में पढ़ते हैं, यह बहुत होशियार हैं, अखबार बेचकर आदि प्रकार के कई प्रकार के कार्य करके अपनी पढ़ाई का खर्चा चलाते हैं। तो आज तो पोलियो दिवस है, 5 वर्ष के सभी बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाई जाती है। ये कह रहे हैं कि जितने भी 5 वर्ष के सभी बच्चे होते हैं उन्हें पोलियो ड्रॉप पिलाई जाती है। आदित्य भी पिछले 2 वर्षों से अपने रिक्शे पर घर घर जाकर छोटे बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाता है। ये कह रही हैं कि आदित्य भी 2 वर्षों से अपने अपने रिक्शे पर घर घर जाकर छोटे बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाता है। ये जो आदित्य है वो छोटे छोटे बच्चों के घर घर जाकर पोलियो पिलाता है। लेकिन मम्मी, आदित्य के पैर पतले एवं कमज़ोर क्यों हैं? जो श्रुति है वो अपनी मम्मी से पूछ रही है, लेकिन मम्मी, आदित्य के पैर पतले एवं कमज़ोर क्यों हैं? उसे बचपन में पोलियो हो गया था। जो उसकी मम्मी है बता रही है श्रुति को, उसे बचपन में पोलियो हो गया था बेटा। पोलियो रोग से उसके पैरों का विकास नहीं हो पाया और वे कमज़ोर हो गए। जो उसकी मम्मी है श्रुति की, वही बता रही है कि उसे बचपन में पोलियो हो गया था बेटा, तो पोलियो रोग से उसके पैरों का विकास नहीं हो पाया और वे कमज़ोर हो गए। अगर उसके माँ बाप ने
बचपन में उसे उचित समय पर पोलियो ड्रॉप पिला दी होती तो वह इस बीमारी का शिकार न होता। उसकी मम्मी कह रही है श्रुति से कि उसे बचपन में पोलियो हो गया था, इसलिए आदित्य का पैर पतला व कमज़ोर हो गया था। उसके बचपन में पोलियो हो गया था। पोलियो रोग हो जाने से उसके पैरों का विकास नहीं हो पाया, वे कमज़ोर हो गए और उनके माँ बाप बचपन में उसे उचित समय पर पोलियो ड्रॉप नहीं दी, इसलिए वो बीमारी का शिकार हो गए। तो चलिए आगे पढ़ते हैं हम। ओह, वह घर घर जाकर दवाई क्यों पिलाता है मम्मी? वो श्रुति पूछ रही है अपनी मम्मी से। ओह, वह घर घर जाकर दवाई क्यों पिलाता है मम्मी? तो देखिए क्या कहती हैं उनकी मम्मी। मैंने भी शुरू में उससे यही पूछा था। उसने हंसते हुए कहा था, मैं नहीं चाहता कि संसार में दवा के अभाव में कोई भी पोलियो का शिकार हो। जो उनकी मम्मी थी श्रुति की, उनको बता रही हैं कि मैंने भी शुरू में उनसे यही सवाल किया था। जो आदित्य थे उनकी मम्मी ने भी उनसे यही सवाल किया था कि आप घर घर जाकर दवाई क्यों पिलाते हैं। तो वही बात श्रुति ने अपनी मम्मी से पूछा है। तो देखिए इनकी मम्मी क्या कहती हैं। तो उसने हंसते हुए कहा था, मैं नहीं चाहता कि संसार में दवा के अभाव में कोई भी पोलियो का शिकार हो। किसी के पैर मेरी तरह खराब हो, इसलिए मैं जितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिला सकता हूँ पिलाता हूँ। तो उनकी मम्मी बताती हैं कि वो आदित्य कहते हैं कि मैं नहीं चाहता हूँ कि संसार में दवा के अभाव में कोई भी पोलियो का शिकार हो। किसी के पैर मेरी तरह खराब हो, इसलिए मैं जितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिला सकता हूँ पिलाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर नर्स घर घर जाकर बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिला रही हैं। तो देखिए आगे दिया हमारा, सोचिए और बताएं। चलिए बताते हैं हम। आदित्य के पैर खराब क्यों हो गए? तो हमने तो आपको बताया है कि उसके बचपन में पोलियो हो गया था, जिसके कारण उसके पैर खराब हो गए थे, वह विकास नहीं कर पाए। उसको पोलियो, उनके माँ बाप बहुत गरीब थे, उन्होंने उसे उचित समय पर पोलियो ड्रॉप नहीं पिला पाए, इसलिए उनका पैर खराब हो गया, उनको पोलियो हो गया था बचपन में। इस तरह की बीमारियां न हो इसके लिए उपाय करने चाहिए। इसका मतलब ये पूछ रहा है हमारा, इस तरह की बीमारियां न हो इसके लिए क्या उपाय करने चाहिए। तो चलिए आगे पढ़ते हैं हम। आइए जाने कि बढ़ते बच्चे को जन्म से ही उचित स्वस्थ एवं शारीरिक वृद्धि यानी कि विकास हेतु किस प्रकार देखभाल आवश्यक होती है। ये कहना चाहता है कि आइए जाने बढ़ते हुए बच्चे को जन्म से ही उचित स्वस्थ एवं शारीरिक विकास हेतु किस प्रकार देखभाल की आवश्यकता होती है। और आगे हमारा दिया है वृद्धि निगरानी। चलिए हम वृद्धि निगरानी के बारे में पढ़ेंगे अब। वृद्धि निगरानी से तात्पर्य है बच्चे के जन्म के उपरांत उसकी निरंतर हो रही वृद्धि तथा उचित देखभाल। बढ़ते बच्चे को निरंतर कुशल देखभाल की आवश्यकता होती है। इसके अंतर्गत बच्चे के समुचित विकास हेतु रोगों से बचाने के लिए टीके आते हैं। अगर प्रारंभ से बढ़ते बच्चे की उचित देखभाल नहीं की जाती है तो वह अनेक बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। ये बीमारी आगे चलकर बच्चे का संपूर्ण जीवन कष्टमय बना देती है और अक्सर मौत का भी कारण बनती है। ये कहना चाहता है वृद्धि निगरानी का तात्पर्य है, मतलब ये बताना चाहता है कि वृद्धि निगरानी का क्या तात्पर्य है। जन्म के उपरांत उसकी निरंतर हो रही वृद्धि, मतलब जन्म के बाद जो वृद्धि होती है, मतलब जैसे उसका विकास होता है तथा उसकी उचित देखभाल, उसका विकास होता जाएगा, उसके साथ अगर उचित देखभाल हो तो कुशल देखभाल की आवश्यकता होती है। जो विकास करते हुए जो बच्चे होते हैं उनको निरंतर कुशल देखभाल की आवश्यकता होती है। इसके लिए अंतर्गत बच्चे के समुचित विकास हेतु रोगों से बचाने के लिए टीके आते हैं। अगर बच्चे को निरंतर कुशल देखभाल की आवश्यकता न हो तो वो
उनका विकास नहीं हो पाएगा। इसके लिए बच्चे के समुचित विकास हेतु रोगों को बचाने के लिए टीके आते हैं। अगर प्रारंभ से बढ़ते बच्चे की उचित देखभाल नहीं की जाती है तो वह अनेक बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। अगर शुरू में ही अगर आप बढ़ते हुए बच्चे की देखभाल नहीं करेंगे तो वह बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। ये बीमारियां आगे चलकर बच्चे का संपूर्ण जीवन कष्टमय बना देती है। ये बीमारियां जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनका संपूर्ण जीवन कष्टमय बना देती हैं और अक्सर मौत का भी कारण बन जाती है। टिटनेस, पोलियो, तपेदिक, खसरा, डिप्थीरिया, काली खांसी, टाइफाइड, हिपेटाइटिस जैसी कितनी ही बीमारियां बच्चे की उचित निगरानी न रख पाने के कारण होती हैं। तो आगे देखिए क्या दिया हमारा, वृद्धि निगरानी का महत्व। इसमें दिया हमारा वृद्धि निगरानी का महत्व। हर माता पिता के लिए यह बहुत आवश्यक है कि वे बच्चे को समय समय पर निर्धारित प्रतिरक्षक टीके लगवाते रहें। हर माता पिता का यह कर्तव्य है कि वह अपने बच्चे को समय समय पर प्रतिरक्षक टीके लगवाते रहें। ऐसा करने से बढ़ते बच्चे के शरीर का उचित विकास होता है तथा वह भविष्य में होने वाली बीमारियों से सुरक्षित हो जाते हैं। इसलिए उनको समय समय पर टीके लगवाना चाहिए। प्रतिरक्षण का महत्व, तब हम इसमें पढ़ेंगे प्रतिरक्षण का महत्व। प्रत्येक व्यक्ति में रोग से बचाव की प्राकृतिक क्षमता होती है। जब किसी बीमारी के रोगाणु, जीवाणु या विषाणु शरीर में प्रवेश करते हैं तो साधारणतः शरीर की प्राकृतिक क्षमता उनका मुकाबला करती हैं। मतलब ये कहना चाहता है जो हमारे शरीर की, जैसे प्रत्येक व्यक्ति मतलब कोई भी व्यक्ति को रोगों से बचाने की प्राकृतिक क्षमता होती है, रोगों से लड़ने के लिए प्राकृतिक क्षमता होती है। जब किसी बीमारी के रोगाणु, जीवाणु या विषाणु शरीर में प्रवेश करते हैं तो शरीर की प्राकृतिक क्षमता उनसे लड़ती हैं। यदि शरीर की प्राकृतिक क्षमता प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है तो रोगग्रस्त होने की आशंका बढ़ जाती है। अगर शरीर की जो हमारी लड़ने की जो प्राकृतिक क्षमता होती है अगर वो कम हो जाए तो रोगग्रस्त होने की आशंका बढ़ जाती है। अतः शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बनाए और बढ़ाए रखने की आवश्यकता होती है। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए बहुत थोड़ी सी मात्रा में किसी रोग के रोगाणु को सुई, इंजेक्शन द्वारा अथवा ड्रॉप के रूप में शरीर में पहुंचाना प्रतिरक्षण या टीकाकरण कहलाता है। इसका कहने का मतलब है शरीर की क्षमता, प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए बहुत थोड़ी सी मात्रा में जो हमारे शरीर है उसका प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए बहुत थोड़ी सी मात्रा में किसी रोग के रोगाणु को इंजेक्शन जैसे मतलब सुई के द्वारा अथवा ड्रॉप के रूप में शरीर में पहुंचाना प्रतिरक्षण या टीकाकरण कहलाता है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं हम। ये रोगाणु टीके के माध्यम से शरीर में पहुंचाए जाने से बच्चा जीवन भर के लिए उन रोगों के भयानक परिणामों से सुरक्षित हो जाता है। इसका कहने का मतलब है ये रोगाणु टीके के माध्यम से शरीर में पहुंचाए जाने से बच्चा जीवन भर के लिए उन रोगों के भयानक परिणामों से सुरक्षित हो जाता है। अपितु इनके कारण शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। इनके कारण शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने से रोगाणु शरीर में प्रवेश कर भी जाए तो रोग होता ही नहीं अथवा उनका प्रभाव बहुत कम प्रकट होता है। प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने से रोगाणु शरीर में प्रवेश कर भी जाए तो रोग नहीं होता है, उसका प्रभाव बहुत कम प्रकट होता है। सभी चाहते हैं कि उनका बच्चा किसी भी रोग का शिकार न हो। कोई भी नहीं चाहेगा कि किसी का भी बच्चा रोग का शिकार न हो। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि उचित समय पर बच्चों को प्रतिरक्षक टीके लगाकर घातक बीमारियों से उनका बचाव किया जाए।
इसलिए बहुत ज़रूरी है कि उचित समय पर बच्चों को प्रतिरक्षक टीके लगाकर घातक बीमारियों से उनका बचाव किया जाए। तो देखिए इसमें हमारा क्या दिया है, यहाँ पर हमारा दिया है प्रतिरक्षक टीके की सूची। इसमें हमारा दिया है प्रतिरक्षक टीके की सूची। तो इसमें देखिए हमारा लिखा है कब अवधि में दिया, इसमें दिया हमारा कब, वहाँ पर कोष्टक में करके दिया है अवधि। इसको ये हम पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं हम बड़ा कर लेते हैं जिससे आप सभी को दिखे। तो चलिए पढ़ते हैं हम। इसमें हमारा दिया है कब में दिया है, कोष्टक में करके दिया हमारा अवधि। तो दिया हमारा गर्भावस्था को 16 से 36 सप्ताह में, और आगे दिया हमारा इसमें बीच में दिया है जो हमारा क्या प्रतिरोधक टीका, क्या मतलब जैसे अवधि, प्रतिरोधक टीका, बचाव, और कब, क्या, क्यों, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो गर्भावस्था में के 16 से 36 सप्ताह में कम से कम 1 माह के अंतर पर टीटी के 2 टीके, और क्यों चाहिए हमें, माँ और नवजात शिशु का टिटनेस से बचाव के लिए। इसमें मतलब दिया है हमारा अवधि मतलब किस समय, और प्रतिरोधक टीका मतलब कैसे कैसे टीके, और बचाव के लिए तो आप जानते ही हैं कि बचाव के लिए क्या क्या होता है। और देखिए जन्म, यहाँ पर दिया हमारा दूसरे में जन्म दिया है BCG टीका, मौखिक पोलियो खुराक। इसमें हमारा बचाव है तपेदिक एवं पोलियो से बचाव। और 6 सप्ताह DPT प्लस हेपेटाइटिस B प्लस HIV टीका प्लस मौखिक पोलियो की दूसरी खुराक। इसमें हमारा बचाव है डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस से बचाव, पोलियो HIV संक्रमण एवं पोलियो से बचाव। और 10 सप्ताह में हमारा दिया है DPT प्लस हेपेटाइटिस B प्लस HIV टीका प्लस मौखिक पोलियो की तीसरी खुराक। इसमें हमारा बचाव है डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस से बचाव, पोलियो HIV संक्रमण एवं पोलियो से बचाव। इसमें भी हमारा वही बचाव है जो हमारा 6 सप्ताह में दिया था, वही हमारा 10 सप्ताह में भी है। और 14 सप्ताह में हम करेंगे। इसका प्रतिरोधक टीका है हमारा DPT प्लस हेपेटाइटिस B प्लस HIV टीका प्लस मौखिक पोलियो की चौथी खुराक। इसमें ये जैसे देखिए इसमें हमारा पहला में था 2 टीके, जैसे कम से कम 1 माह के अंतर पर टीटी के 2 टीके, और दूसरा में जब जन्म हुआ तब BCG टीका, मौखिक पोलियो की खुराक। और 6 सप्ताह में दिया हमारा DPT हेपेटाइटिस B प्लस HIV टीका प्लस मौखिक पोलियो की दूसरी खुराक। देखिए ये हमारा जो लास्ट में कह रहा है दूसरी खुराक, तीसरी खुराक, चौथी खुराक, ऐसे करके हमें इसमें दिया है हमारा प्रतिरोधक टीका। और इसमें जो हमारा 10 सप्ताह दिया, इसमें हमारा दिया है DPT हेपेटाइटिस B HIV टीका प्लस मौखिक पोलियो की तीसरी खुराक। और 14 सप्ताह में दिया हमारा DPT प्लस हेपेटाइटिस B प्लस HIV टीका प्लस मौखिक पोलियो की चौथी खुराक। इसमें भी हमारा बचाव है डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस से बचाव, पीलिया, HIV संक्रमण एवं पोलियो से बचाव। अब देखिए हमारा दिया है इसमें 9 माह में खसरा का टीका, हमें 9 माह में खसरा का टीका, इसका बचाव है हमारा, बचाव है खसरा से बचाव। और देखिए प्रतिरोधक टीके मतलब होता है हमारा, आपको मैं समझा देती हूँ। प्रतिरोधक टीके मतलब क्या क्या हमें टीके लेनी चाहिए, और इसके बचाव को भी हमारा दे दिया है कैसे कैसे हम बचाव कर सकते हैं और कब। तो देखिए यहाँ पर हम बता दिए हैं कि देखिए कब, अवधि इसमें दिया है हमारा, वही दिया है हमारा कब। तो इसमें देखिए हमारा दिया है जो दिया है हमारा, इसमें दिया है हमारा 1 वर्ष में देखिए क्या लिखा है हमारा, चिकन पॉक्स,
हेपेटाइटिस ए, इसमें दिया हमारा चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस ए, इसमें हमारा बचाव है चिकन पॉक्स एवं पीलिया से बचाव। और 16 से 19 माह में दिया हमारा 19 माह में दिया हमारा डीपीटी पहली बूस्टर खुराक, मौखिक पोलियो की 5वीं खुराक, HIV टीका बूस्टर खुराक, हेपेटाइटिस ए की 2री खुराक। इसका बचाव है हमारा डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस से बचाव, HIV संक्रमण, पीलिया एवं पोलियो से बचाव। और देखिए 2 वर्ष में हमारा दिया है टाइफाइड टीका, इसका बचाव है हमारा मियादी बुखार से बचाव। और आगे दिया हमारा 5 वर्ष टाइफाइड, इसका हमारा टीका है टाइफाइड टीका, BPT 2री बूस्टर खुराक, मौखिक पोलियो की 6वीं खुराक। इसका हमारा बचाव है मियादी बुखार, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस एवं पोलियो से बचाव। और देखिए दिया हमारा 5 से 6 वर्ष तक BPT बूस्टर का एक टीका 1 से 2 माह के अंतर पर, टाइफाइड मियादी बुखार के 2 टीके। इसमें हमारा बचाव है डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस से बचाव, मियादी बुखार से बचाव। और हमारा 10 वर्ष में दिया है TT बूस्टर का एक टीका, मियादी बुखार का एक टीका। इसमें हमारा बचाव दिया है टिटनेस एवं मियादी बुखार से बचाव। यही हमारा जो था प्रतिरोधक टीके की सूची बना था। तो चलिए आगे दिया हमारा, देखिए इसमें क्या दिया हमारा, हम छोटा कर लेते हैं आप लोगों को दिखे इसलिए। तो चलिए हम देख लेते हैं आगे भी। यह हमारा प्रतिरक्षण टीकाकरण में सावधानियाँ, प्रतिरक्षण को ही हम टीकाकरण कहते हैं। हम कह सकते हैं टीकाकरण में सावधानियाँ। देखिए पहले में हमारा कहा है, ध्यान दें योग्य बात यह है कि यदि नियत समय पर टीकाकरण नहीं हो पाया है तो डॉक्टर की सलाह से टीके लगवाएं। मतलब ये कह रहा है ध्यान दें, अगर यदि नियत समय पर आपका टीका नहीं लग पाया है तो आप डॉक्टर से सलाह लेकर टीके लगवा सकते हैं। और दूसरा में हमारा कह रहा है 2 टीकों के बीच का अंतर 1 माह से कम नहीं होना चाहिए। जैसे मतलब ये समझाना चाहता है कि आप 15-15 दिन पर नहीं ले सकते हैं टीके, आप 2 महीने के बीच का अंतर 1 माह से कम नहीं हो सकता है। जो 2 टीके हैं वो 1-1 महीने पर लेना है। यही समझाने की कोशिश कर रहा है कि अगर आपको 2 टीके लगवाना है, 2 टीके के बीच अंतर 1 माह से कम नहीं होना चाहिए। और तीसरे में हमारा कह रहा है साधारण सर्दी, जुखाम, खांसी, बुखार आदि होने पर टीका डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। अगर आपको मतलब जैसे जो जिसे भी अगर आप टीका लगवाएं, अगर उसको साधारण सर्दी, जुखाम, खांसी, बुखार आदि होने पर टीका डॉक्टर की सलाह से लगवाना चाहिए। तो चलिए आगे दिया हमारा प्रतिरक्षण से पूर्व की सावधानियाँ। प्रतिरक्षण मतलब टीकाकरण जब लगाते हैं उसके पहले की सावधानियाँ। इसमें हमारे पहले में दिया हमारा टीके का पूर्ण लाभ तभी मिलता है तो जब उसे समय पर लगवाया जाए। इसका कहने का मतलब है टीके का पूर्ण लाभ तभी मिलता है जब उसे समय पर लगवाया जाए। और दूसरा में हमारा कह रहा है टीके की सामान्य मात्रा दिलाने के बाद निर्धारित समय पर आवश्यकता अनुसार उसकी बूस्टर खुराक दिलाना रोग से पूर्व बचाव के लिए आवश्यक है। और इसमें देखिए तीसरे में हमारा कह रहा है टीका लगवाने से पूर्व यह देख लेना आवश्यक है कि सुई निसंक्रमित हो तथा टीके का रख रखाव उचित हो। और दिया है हमारा आगे इसमें और है इसमें प्रतिरक्षण के पश्चात सावधानियाँ। प्रतिरक्षण के पश्चात सावधानियाँ मतलब टीकाकरण के बाद सावधानियाँ। पहला में हमारा है टीका लगने के बाद यदि बच्चे को 1-2 दिन बुखार आए तो इसी तरह की अन्य कोई तकलीफ हो तो घबराना नहीं चाहिए। ये कहना चाहता है अगर टीकाकरण लगवाने के बाद बच्चे को 1-2 दिन बुखार आए, इसी तरह की अन्य कोई तकलीफ हो तो घबराना नहीं है। ये तकलीफ़ें प्रकट करती हैं कि टीका उचित कार्य कर रहा है, अर्थात बच्चे के शरीर में प्रतिरक्षण विकसित हो रहा है। मतलब
अगर टीके लगवाने से अगर आपकी शरीर में कोई हलचल या मतलब कुछ भी बुखार हो रहा है या कोई अन्य तकलीफ़ हो रहा है तो इससे तो यह आप बता सकते हैं कि टीके का जो उचित कार्य टीका उचित कार्य कर रहा है, अर्थात बच्चे के शरीर में टीकाकरण विकसित हो रहा है। और दूसरा में हमारा कह रहा है BCG टीके लगवाने पर यदि 3 माह तक उस स्थान पर फफोले न पड़े तो चिकित्सक को दिखाएं। देखिए आगे हमारा तीसरा में कह रहा है खसरे का टीका बच्चे को 9 माह से पूर्व न लगवाया जाए। जो खसरा का टीका कह रहा है वो सिर्फ 9 माह पर ही लगेगा, उससे पहले नहीं लगवाना चाहिए। और देखिए इसमें कहा है हमारा इसे भी जाने, चलिए इसे भी हम जान लेते हैं। कहा है हमारा विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। जो हमारा विश्व पोलियो दिवस है वो हमारा 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य इस बीमारी के प्रति लोगों को जागरूक करना है। और दूसरा में हमारा कह रहा है पोलियो का वायरस स्वच्छ सुविधाओं के कारण ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। और दूसरा में कह रहा है हमारा माँ के प्रारंभिक दूध यहाँ पर दिया हमारा कोलेस्ट्रम में प्रतिरोधी क्षमता होती है। शिशु के लिए यह दूध बहुत उपयोगी होता है। जो माँ के प्रारंभिक दूध होता है वो शिशु के लिए बहुत उपयोगी होता है, अतः जन्म के तुरंत बाद से ही बच्चे को स्तनपान कराना चाहिए। तो चलिए आगे पढ़ते हैं हम। देखिए इसका मतलब क्या है हमारा, आप ये समझ लें, ये देखिए इसमें कहा है हमारा विश्व पोलियो दिवस हमारा 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसका मतलब इसका हमारा उद्देश्य है कि इस बीमारी के प्रति लोगों को जागरूक करना, इसका हमारा उद्देश्य है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं हम। आगे दिया हमारा कुपोषण है हमारा शरीर में पोषक तत्वों की कमी या अधिकता से कुपोषण होता है। कुपोषण क्यों होता है? तो देखिए शरीर में पोषक तत्वों की कमी या अधिकता से कुपोषण होता है। और यहाँ पर दिया हमारा कुपोषण के कारण अपर्याप्त भोजन, अनुपयुक्त भोजन, जागरूकता की कमी, अस्वच्छ वातावरण, गरीबी, भोज्य पदार्थों में मिलावट, यही हमारा कारण है कुपोषण का। और देखिए आगे दिया हमारा, और इसमें है हमारा अति पोषण जनसंख्या वृद्धि, ये सब हमारे कारण हैं कुपोषण के। और देखिए आगे दिया हमारा कुपोषण से होने वाले रोग, इसमें हमारा दिया पहले में क्वैशियोरकर, इसमें देखिए क्या दिया है हमारा, बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाला क्वैशियोरकर मुख्य रोग है। इस रोग में बच्चों को शरीर की वृद्धि रुक जाती है। जो बच्चे होते हैं ये रोग में बच्चे की शरीर की वृद्धि रुक जाती है, उन्हें भूख कम लगती है तथा शरीर पर सूजन आ जाती है। जब अगर क्वैशियर रोग हो जाता है तो बच्चे की वृद्धि रुक जाती है और भूख कम लगने लगती है तथा शरीर में सूजन आ जाती है। बाल रूखे तथा चमक रहित हो जाते हैं, मतलब बाल रूखे हो जाते हैं और उसमें चमक नहीं होती है, तब त्वचा रूखी हो जाती हैं और उस पर काले चकत्ते पड़ जाते हैं, आंखें कमज़ोर हो जाती हैं। और देखिए इसमें आगे दिया हमारा इसका उपचार है। क्वैशियोरकर रोग का मुख्य कारण प्रोटीन की कमी का होना, अतः बच्चों को प्रोटीन युक्त आहार जैसे मटर, मूंग, चना, अरहर, सोयाबीन आदि दाल भोजन में देना चाहिए। इसके अतिरिक्त अनाज, मूंगफली, दूध आदि का सेवन भी लाभदायक होता है। ये कहना चाहते हैं क्वैशियर रोग का मुख्य कारण प्रोटीन की कमी होता है, अतः बच्चों को प्रोटीन युक्त आहार जैसे मटर, मूंग, चना, अरहर, सोयाबीन आदि दालें भोजन में देना चाहिए। इसके अतिरिक्त अनाज, मूंगफली, दूध आदि का सेवन भी लाभदायक होता है। और देखिए इसमें क्या कहा है हमारा, सूखा रोग, इसमें कहा है हमारा सूखा रोग शरीर में कैल्शियम एवं विटामिन डी की कमी हो जाने से बच्चों को सूखा रोग
सूखा रोग, अस्थि दुर्बलता या रिकेटस हो जाता है। शरीर में कैल्शियम एवं विटामिन डी की कमी होने से बच्चों को सूखा रोग, अस्थि दुर्बलता या रिकेटस हो जाता है। शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस दोनों तत्व हड्डियों व दांतों का निर्माण एवं उनको स्वस्थ बनाए रखने का कार्य करते हैं। जो हमारा कैल्शियम फास्फोरस होते हैं वो हमारी हड्डियों एवं दांतों को स्वस्थ बनाए रखने का कार्य करते हैं। जब बालक के अंग तेजी से बढ़ रहे होते हैं तो उसे अस्थितंत्र के निर्माण के लिए कैल्शियम और फास्फोरस दोनों खनिजों की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। ये कहना चाहता है जब बालक के अंग तेजी से बढ़ रहे होते हैं तो उसे अस्थितंत्र के निर्माण के लिए कैल्शियम और फास्फोरस दोनों खनिजों की मात्रा की आवश्यकता होती है। इनके अभाव में बच्चे का विकास कम होता है तथा शरीर अत्यंत दुर्बल हो जाता है, जिसे सूखा रोग कहते हैं। इनके अभाव में बच्चे का विकास कम होता है तथा शरीर अत्यंत दुर्बल हो जाता है, जिसे सूखा रोग कहते हैं। सूखा रोग न हो इसके लिए बढ़ते हुए बच्चों को प्रतिदिन लगभग 1.5 ग्राम कैल्शियम और 1.5 ग्राम फास्फोरस की आवश्यकता होती है। और देखिए यहाँ पर दिया हमारा उपचार। चलिए आगे पढ़ते हैं हम। सूखा रोग शरीर में कैल्शियम, फास्फोरस एवं विटामिन डी की कमी से होता है। जो हमारा सूखा रोग है वो हमारे शरीर में कैल्शियम, फास्फोरस एवं विटामिन डी की कमी से होता है। अतः इन तत्वों की पूर्ति हेतु दूध, दही, पनीर, अंडा, दाल, फल तथा पत्तेदार सब्जियों का सेवन करना चाहिए। दैनिक आहार में दूध तथा दूध से बने पदार्थों को सम्मिलित करने से ये दोनों तत्व पर्याप्त मात्रा में सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। इसका कहने का मतलब है सूखा रोग शरीर में कैल्शियम, फास्फोरस एवं विटामिन डी की कमी से होता है। अतः इन तत्वों को पूरा करने के लिए दूध, दही, पनीर, अंडा, दाल, फल तथा पत्तेदार सब्जियों का सेवन करना चाहिए। दैनिक आहार में दूध तथा दूध से बने पदार्थों को सम्मिलित करने से ये दोनों तत्व पर्याप्त मात्रा में सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। तो आगे हमारा दिया है इन्हें भी जाने। पहला में हमारा दिया है कैल्शियम तथा फास्फोरस का प्रभाव विटामिन डी की उपस्थिति में ही होता है। जो कैल्शियम तथा फास्फोरस है वो विटामिन डी की उपस्थिति में ही होता है। अतः जिन व्यक्तियों को कैल्शियम और फास्फोरस की विशेष रूप से आवश्यकता होती है उसे विटामिन डी युक्त भोजन पदार्थों का भी अधिक मात्रा में सेवन करना चाहिए। जो कह रहा है हमारा कि कैल्शियम और फास्फोरस की विशेष रूप से आवश्यकता होती है उन्हें विटामिन डी युक्त भोज्य पदार्थों का भी अधिक मात्रा में सेवन करना चाहिए। सूर्य से विटामिन डी प्राप्त होता है। हमें सूर्य से विटामिन डी प्राप्त होता है। चलिए आगे देखते हैं हम। कुपोषण से बचाव हेतु सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। कुपोषण से हमें बचने के लिए सरकार विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही है। विभिन्न द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं जिसमें गरीब परिवार को चिन्हित कर BPL गरीबी रेखा से नीचे कार्ड बनाए जाते हैं। इन कार्डों के माध्यम से वे लोग सस्ते दरों पर अनाज प्राप्त कर सकते हैं। ये कहना चाहता है हमारा कि कुपोषण से बचाव हेतु सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। जो सरकार है वो हमारे लिए कुपोषण से बचने के लिए विभिन्न योजनाएं चला रही है जिसमें गरीब परिवार को चिन्हित कर BPL गरीब रेखा से नीचे कार्ड बनाए जाते हैं। इन कार्डों के माध्यम से वे लोग सस्ते दरों पर अनाज प्राप्त कर सकते हैं। और देखिए इसमें आगे हमारा दिया है रक्ताल्पता दिया हमारा। यदि किसी बालक के भार का परीक्षण करने के पश्चात यह प्रतीत होता है कि बालक
का भार आवश्यक भार से कम है। मतलब कह रहा है हमारा, यदि किसी बालक के भार का परीक्षण करने के पश्चात यह प्रतीत होता है कि बालक का भार आवश्यक भार से कम है, बालक आलसी और सुस्त है तथा चेहरे से पीलापन झलक रहा है, तो निश्चित ही वह रक्त क्षीणता या रक्ताल्पता का शिकार है। यहाँ पर कह रहा है हमारा रक्ताल्पता का शिकार है। इस रोग में लाल रक्त कण प्रभावित हो जाते हैं। ये कहना चाहता है कि इस रोग में लाल रक्त कण प्रभावित हो जाते हैं। स्वस्थ लाल कण कह रहा है हमारा, स्वस्थ लाल रक्त कणों में हीमोग्लोबिन होता है। जो हमारे स्वस्थ लाल कण होते हैं उनमें हमारा हीमोग्लोबिन होता है, जो रक्त को लालिमा देता है। हमारे रक्त को लालिमा देने मतलब देखिए हमें यहीं से पता चल जा रहा है कि जो रक्त को लालिमा देने का कार्य करता है वो हमारा हीमोग्लोबिन है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं हम। रक्ताल्पता की स्थिति में लाल रक्त कणों की रचना एवं क्रिया में अंतर आ जाता है। ये कहना चाहता है कि लाल रक्त कणों की रचना एवं क्रिया में अंतर आ जाता है। क्या आपके विद्यालय में कभी डॉक्टर द्वारा स्वास्थ्य जांच हुई है? उन्होंने आप सभी को स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या जानकारियाँ दी हैं? ये कह रहा है कि क्या आपके विद्यालय में कभी डॉक्टर द्वारा स्वास्थ्य जांच हुई है? उन्होंने आप सभी को स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या जानकारियाँ बताई हैं? रक्ताल्पता के कारण, इसमें पहला में है शरीर के किसी अंग से अधिक मात्रा में खून बह जाना। शरीर के किसी अंग से अधिक मात्रा में खून बह जाना मतलब हम इसमें बता रहे हैं रक्ताल्पता के कारण, किस किस कारण से रक्ताल्पता होता है। शरीर के किसी अंग से अधिक मात्रा में खून बह जाना, और दूसरा में हमारा है दूषित पेयजल, व्यक्तिगत एवं भोजन संबंधित अस्वच्छता के कारण पेट संबंधी संक्रमण होना, जिससे मल के रास्ते खून आना। और आगे हमारा दिया है रक्ताल्पता के लक्षण। इसमें हमारा है रक्ताल्पता के लक्षण। इसमें पैरों में मतलब इसमें हमारा पहला में दिया है पैरों में सूजन आना, पैरों में सूजन आना। दूसरा में हमारा दिया है आँखों की निचली पलक के अंदर के हिस्से का सफ़ेद या फीका पड़ना। अगर हमारे आँखों की निचली पलक के अंदर सफ़ेद या पड़े ना, तो समझ लीजिए कि आपको रक्ताल्पता हो रही है। यही हमारा लक्षण है, इसमें हमारा दिया है हमारा लक्षण। और तीसरा में हमारा है नाखूनों एवं जीभ का सफ़ेद या फीका पड़ना। और चौथा में हमारा दिया प्रतिदिन के कार्य करने में थकान महसूस करना। आप प्रतिदिन कार्य करते हैं उनमें हमें थकान महसूस करना। पांचवा में हमारा है शरीर का आलसी व अस्वस्थ महसूस करना। और छठवां में हमारा है भूख कम लगना। और देखिए इसमें हमारा दिया है रक्ताल्पता का उपचार। इसमें हम बताएंगे कि क्या क्या आपको उपचार है रक्ताल्पता से बचने के लिए। पहला में हमारा चिकित्सकीय परीक्षण द्वारा रक्ताल्पता के आधारभूत कारणों को खोजना। दूसरा में हमारा है मौसमी हरे पत्तेदार सब्जियों का प्रचुर मात्रा में सेवन करना। और तीसरा में है रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी को दूर करने के लिए लौह तत्व से युक्त भोज्य पदार्थ को लेना चाहिए। हमें हीमोग्लोबिन को दूर की कमी को दूर मतलब रक्त में हीमोग्लोबिन होता है, उनकी कमी को दूर करने के लिए लौह तत्व से युक्त भोजन पदार्थ करना चाहिए, हमें भोज्य पदार्थ लेना चाहिए। और देखिए हमारा चौथा में दिया है थकान से बचने के लिए पर्याप्त विश्राम, स्वस्थ वातावरण, संतुलित आहार लेना चाहिए। और पांचवा में हमारा है साफ सफाई रखना एवं खुले में शौच न करना चाहिए हमें। और दिया हमारे यहाँ पर इन्हें भी जाने, चलिए हम इन्हें भी जान लेते हैं। लौह तत्व एवं महत्वपूर्ण खनिज लवण। लौह तत्व एक महत्वपूर्ण खनिज लवण है। कहना चाहता है लौह तत्व है जो एक महत्वपूर्ण खनिज लवण है। यह शरीर में 4 से 5 ग्राम तक उपस्थित होता है। यह हमारे शरीर में 4 से 5 ग्राम तक उपस्थित होता है।
इसकी 70% मात्रा रक्त में हीमोग्लोबिन में तथा 30% मात्रा यकृत तथा अस्थि मज्जा में होता है। और इसमें दूसरा में हमारा दिया है शरीर में लौह तत्व की दैनिक आवश्यकता 1 से 20 वर्ष तक तथा 20 वर्ष तक 15 से 20 मिलीग्राम प्रौढ़ पुरुष स्त्रियों हेतु 20 मिलीग्राम, गर्भवती महिलाओं हेतु 40 मिलीग्राम तथा दूध पान कराने वाली महिलाओं को हेतु 30 मिलीग्राम है। और इसमें हमारा दिया आगे सेब विशेष रूप से उसका छिलका, शहद तथा अनार हमारे शरीर को कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है। चलिए देखिए हमारा ये ख़त्म हुआ। अब हम इसका अभ्यास प्रश्न देखेंगे। तो देखिए हमारा पहला में दिया है प्रश्न, पहला में हमारा कह रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। इसमें हमारा क नंबर में हमारा कह रहा है डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस से बचाव के लिए का टीका लगवाया जाता है। यहाँ पर खाली स्थान था, यहाँ पर हम भर दिए हैं, तो इसका हो जाएगा, हम खाली स्थान यहाँ पर था तो हम भरे हैं यहाँ पर, तो चलिए इसका हो जाएगा हमारा यही DPT भरे हैं, तो इसका हम कह सकते हैं कि डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस से बचाव के लिए DPT का टीका लगवाया जाता है। और देखिए ख नंबर में कह रहा है गर्भवती महिला की रक्षा के लिए का टीका लगवाया जाता है। यहाँ पर खाली स्थान था तो हमने भर दिया है, तो इसका हो जाएगा गर्भवती महिला की रक्षा के लिए TT का टीका लगवाया जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं हम। इसमें हमारा प्रश्न 2 में हमारा कह रहा है सही कथन के सामने सही का तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाएं। तो चलिए देखते हैं हमारा क नंबर में हम पूछ रहा है टीकाकरण से शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। टीकाकरण से शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, तो ये हमारा सही है, तो इसमें हम सही का ट्रिक लगा दिए हैं। चलिए आगे देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। आगे ख नंबर में हमारा कह रहा है स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में रोगाणुओं से मुकाबला करने की शक्ति नहीं होती है। स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में रोगाणुओं से मुकाबला करने की शक्ति नहीं होती है, ये हमारा गलत है। यहाँ पर हम क्रॉस का निशान लगा दिए, मतलब गलत का निशान लगा दिए हैं। और देखिए ग नंबर में कह रहा है क्वेश्योरकर रोग का मुख्य कारण प्रोटीन की कमी है। क्वेश्योरकर रोग का मुख्य कारण प्रोटीन की कमी है, ये हमारा सही है, क्योंकि क्वेश्योरकर रोग का मुख्य कारण हमारा प्रोटीन की कमी है, तो ये हमारा सही है। और देखिए इसमें हमारा 2 नंबर में कह रहा है अति लघु उत्तरीय प्रश्न है हमारा। इसमें क नंबर में आप पूछ रहा है खसरे को टीका किस आयु में लगाया जाता है। खसरे का टीका, तो हमने आपको बताया खसरे का टीका कब लगाया जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा खसरे का टीका 9 से 12 माह की आयु में लगभग लगाया जाता है। मतलब सॉरी, यहाँ पर लगभग नहीं लगाया जाता है, मतलब अगर इसमें पूछ रहा है हमारा खसरे का टीका किस आयु में लगाया जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा खसरे का टीका 9 से 12 माह की आयु में लगाया जाता है। चलिए ख नंबर में हम पूछ रहा है हड्डियों व दांतों के निर्माण में कौन से खनिज लवण, इसमें कह रहा है हमारा हड्डियों और दांतों का निर्माण में कौन सा खनिज लवण सहायक होते हैं। चलिए इसका उत्तर हो जाएगा हमारा हड्डियों व दांतों के निर्माण में कैल्शियम और फास्फोरस खनिज लवण सहायक होते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम। आगे में हमारा क नंबर तीसरा है हमारा है लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें हमारा क नंबर पूछ रहा है रक्ताल्पता के कोई 4 लक्षण लिखिए। रक्ताल्पता का हमें कोई 4 लक्षण लिखना है, तो चलिए इसका उत्तर हो जाएगा रक्ताल्पता के 4 लक्षण निम्नलिखित हैं, मतलब हम नीचे लिख दिए हैं, इसके 4 लक्षण हैं। चलिए पहला हमारा लक्षण है पैरों में सूजन आना, और दूसरा में हम लिख लिए आँखों की निचली पलक के अंदर के हिस्से का सफ़ेद या फीका पड़ना, और तीसरा में नाखूनों एवं जीभ का सफ़ेद या फीका पड़ना, और चौथा में प्रतिदिन के कार्य करने में थकान महसूस करना। अब चलिए आगे देखते हैं हम। आगे में हमारा कह रहा है ख नंबर प्रश्न है प्रतिरक्षण क्या है। पूछ रहा है हमारा
प्रतिरक्षण क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए बहुत थोड़ी मात्रा में किसी रोग के रोगाणु को सुई द्वारा अथवा ड्रॉप के रूप में शरीर में पहुंचाना प्रतिरक्षण या टीकाकरण कहलाता है। तो चलिए आगे हम देखते हैं। आगे हमारा चौथा में कह रहा है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। इसमें क नंबर प्रश्न में हमें पूछ रहा है वृद्धि निगरानी से क्या तात्पर्य है? वृद्धि निगरानी से क्या तात्पर्य है? इसका क्या महत्व है? ये हमारा पूछ है वृद्धि निगरानी से क्या तात्पर्य है, इसका क्या महत्व है? तो इसका उत्तर हो जाएगा वृद्धि निगरानी से तात्पर्य है बच्चे के जन्म के उपरांत उसकी निरंतर हो रही वृद्धि तथा उचित देखभाल से है। बढ़ते बच्चे को निरंतर कुशल देखभाल की आवश्यकता होती है। और इसका हमारा है महत्व में। तो चलिए देखते हैं हमारा क्या दिया है। तो ये थोड़ा सा हमारा नीचे चला गया था, चलिए देखते हैं हम। तो यहाँ पर दिया हमारा आवश्यक होता है। चलिए इसके अंतर्गत बच्चे को समुचित विकास हेतु उचित पोषण, स्वच्छता एवं रोगों से बचाने के लिए टीके आते हैं। वृद्धि निगरानी का महत्व, अब इसका हम महत्व देखेंगे। चलिए इसका महत्व हमारा है, चलिए पढ़ते हैं महत्व। इसका महत्व है हर माता पिता के लिए यह बहुत आवश्यक है कि वे बच्चे को समय समय पर निर्धारित प्रतिरक्षक टीके लगवाते रहें, मतलब टीकाकरण लगवाते रहें। ऐसा करने से बच्चे के शरीर का उचित विकास होता है। अगर हम उसे समय समय पर निर्धारित प्रतिरक्षक टीका लगवाते रहेंगे तो बच्चे के शरीर का उचित विकास होता है तथा वे भविष्य में होने वाली बीमारियों से सुरक्षित हो जाते हैं। चलिए इसका हम ख नंबर देखते हैं। सॉरी, यहाँ पर हमारा क नंबर लिखा गया है, यहाँ पर ख नंबर है हमारा। ये हम क नंबर प्रश्न देख चुके हैं, अब हमारा ख नंबर है। तो चलिए देखते हैं हम ख नंबर है। तो चलिए इसमें दिया हमारा कुपोषण किन कारणों से होता है, इससे होने वाले किसी एक रोग के लक्षण व उपचार लिखिए। ये कह रहा है हमारा कुपोषण किन कारणों से होता है, इससे होने वाले किसी एक रोग के लक्षण व उपचार लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा शरीर में पोषक तत्वों की कमी या अधिकता से कुपोषण होता है। कुपोषण से होने वाला रोग क्वेशियर। देखिए इसका कहने का मतलब है कुपोषण किन कारणों से होता है, तो हम कह सकते हैं शरीर में पोषक तत्वों की कमी या अधिकता, मतलब शरीर में अगर पोषक तत्व हमारा कम है या ज़्यादा है तो कुपोषण होता है। तो चलिए आगे देखते हैं हम। इसमें दिया हमारा कुपोषण से होने वाला रोग। पहला में हमारा है क्वेशियोरकर। बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाला क्वेशियोरकर मुख्य रोग है। बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाला क्वेशियोरकर मुख्य रोग है। इस रोग में बच्चे के शरीर की वृद्धि रुक जाती है। जब अगर क्वेशियोरकर रोग होता है तो आपको बता चुकी हूँ कि बच्चों की शरीर की वृद्धि रुक जाती है, उन्हें भूख कम लगती है तथा शरीर पर सूजन आ जाता है, बाल रूखे तथा चमक रहित हो जाते हैं, त्वचा रूखी हो जाती है और उस पर काले चकत्ते पड़ जाते हैं, आंखें भी कमज़ोर हो जाती हैं। तो चलिए इसमें दिया हमारा इसका उपचार है। उपचार में हमारा कह रहा है क्वेशियोरकर रोग का मुख्य कारण प्रोटीन की कमी होना, अतः बच्चों को प्रोटीन युक्त आहार जैसे मटर, मूंग, चना, अरहर, सोयाबीन आदि दालें भोजन में देना चाहिए। इसके अतिरिक्त अनाज, मूंगफली, दूध आदि का सेवन भी लाभदायक होता है। यही हमारा है। तो चलिए ये हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। जो दिया था हमारा पाठ का नाम था स्वास्थ्य। अब हम पूरा पढ़ चुके हैं, इसका हम प्रश्न उत्तर भी आपको बता चुके हैं। अगर आपको कोई दिक्कत है तो हमें आप कमेंट करके बता सकते हैं या आप पीछे करके वीडियो देख सकते हैं। तो धन्यवाद।